आदाब, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त शाह आलम। आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव की। डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक ऐसा नाम है जिन्हें भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। मतलब डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमेशा संविधान को बचाने की बात करते हैं, इसीलिए उन्हें एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार ट्रोल आर्मी ने ट्रोल भी किया है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का अलग ही जलवा है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की अनेकों वीडियो वायरल हो चुकी हैं। एक वीडियो उनकी और वायरल हो रही है जिसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव एनडीए और इंडिया गठबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर बात कर रहे हैं। 2024 चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनी तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव को, जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कृपया बने रहे अपने दोस्त शाह आलम के साथ, सोशल इंडिया टीवी के साथ। दोस्तों, आज की एक बहुत जरूरी और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई। राजनीतिक लिहाज से देखें तो 2024 का आम चुनाव जो होने वाला है वो बहुत कुछ तय करने वाला है। ये चुनाव ये तय करने वाला है कि क्या इस देश में भारत का संविधान वही रहेगा या बदल दिया जाएगा। साफ तौर पर पहले ये संविधान बदलने की बात कोई दोयम दर्जे के नेता कहा करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार तक कह चुके हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है। क्या संविधान 2024 के बाद बदल दिया जाएगा? क्या 2024 के बाद इस देश में आरक्षण बचेगा? क्या 2024 के बाद दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों के साथ अन्याय बंद हो जाएगा या बढ़ जाएगा? क्या इस देश में कुछ भी सरकारी बचेगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आपको संविधान को बचाने की चिंता है, अगर आपको सरकारी नौकरी और सरकारी रोजगार की चिंता है, अगर आपको सरकारी शिक्षा की चिंता है, अगर आपको इस देश में शोषण, अन्याय, जाति के नाम पर न हो, इस बात की चिंता है, तो आप इसकी कोशिश करेंगे कि बीजेपी या आरएसएस के लोग दोबारा सरकार में ना आए, क्योंकि ये सारा काम उनके जरिए किया जा रहा है। और अगर कोई राजनीतिक दल संविधान को लेकर के चलने वाला हो और बात उत्तर प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश जहां के लिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उस उत्तर प्रदेश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि मैं किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते, हम अलग से लड़ेंगे। तो मेरा सवाल मेरे मन में कौंधता है कि आपके अलग से लड़ने का लाभ कैसे मिलेगा? कहीं उन्हें न मिल जाए जिनके खिलाफ आपकी वैचारिक लड़ाई है। इसका विश्लेषण करेंगे आज के इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति कई बार दिल्ली पर इतना असर डालती है कि सियासी गलियारों में एक भाषा, एक मुहावरे की तरह चलती रही है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, और गया भी। बहुत दूर तक न जाकर के 2004-2009 में जब दिल्ली में सरकार बनी कांग्रेस समर्थित गठबंधनों की, तो उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश ने उनकी तरफ या उनके समर्थक दलों की तरफ अपना वोट दिया था। और जब 2014 और 2019 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है और भाजपा एक बड़ी मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाती है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है। कभी 73 तो कभी 65। इस लिहाज से भी 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबसे ज्यादा अगर कोई नजर रखने वाली जगह है तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन भी बेचैन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो केवल 80 लोकसभा सीटें ही नहीं देता,
उत्तर भारत का राजनीतिक मूड भी बनाता और बिगाड़ता है, बदलता है। उत्तर प्रदेश में अगर 2022 के चुनाव में ऐसा लगा कि सपा का गठबंधन एक कड़ी टक्कर दे रहा है, बशर्ते कि उसका उतना असर नहीं दिखा परिणामों में और सरकार फिर भी बीजेपी की बन गई, लेकिन कहां 49 और कहां 125 विधायक। इसका मतलब मूड तो कुछ देखा, बिहार में मूड तो दिख रहा है, झारखंड में कुछ तो बदलाव दिख रहा है, छत्तीसगढ़, और इधर आप चले जाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पे इसका असर होता है। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है और बहस भी खूब उत्तर प्रदेश को लेकर होती है। कभी पता चलता है कि ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी सपा का गठबंधन छोड़ करके चली गई बीजेपी के साथ, तो लगातार मीडिया में खबर चलती है कि जयंत चौधरी किधर जाएंगे और आरएलडी एनडीए की तरफ जाएगी या इंडिया की तरफ। अगर जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की बंगलौर की बैठक में भी शामिल हो जाए तो भी ये कयास लगाया जा रहा है लौटने के बाद फिर कहीं बीजेपी की तरफ न चले जाएं। ऐसी तमाम खबरें उत्तर प्रदेश को लेकर चलती रही। पिछड़ा वोट बैंक किधर जाएगा, दलित किधर जाएगा, और उसके साथ साथ ये भी खबर चलती है कि कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है उत्तर प्रदेश में, सपा कितनी भूमिका निभा पाएगी, अपने नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दिला पाएगी। और इन सवालों के बीच एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिस पर लगातार एक विमर्श चलता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या होगा। और आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि हम न एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे न इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम तटस्थ होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बात ने उत्तर प्रदेश की आम चुनावों की राजनीति और समीकरणों को आमूल चूल ढंग से बदल दिया है। किसको लाभ मिलेगा बसपा के अलग से लड़ने का? क्या बसपा खुद अलग से लड़ करके 2014 में जो 0 सीटें थी, 2019 में जो 10 सीटें थी, उसको क्या 20, 30 या 50 में तब्दील करने जा रही है? क्या अखिलेश यादव बिना बसपा को साथ लिए 80 की 80 सीटों पर भाजपा को हरा देने में कामयाब हो जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन मायावती जी और बसपा के अलग लड़ने पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोक सकेगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, मगर हम एक विश्लेषण करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप गौर करें कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दूसरा पॉइंट है कि वोट ट्रांसफर करने की न तो क्षमता है और न नीयत है इनकी, ये विपक्षी दलों की, तो इस लिहाज से बसपा ने यह तय किया है कि वो अपना रास्ता अलग बनाएगी, वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं शामिल होगी। फिर एक सवाल ये बनता है कि 2012 के चुनाव में आप अलग से लड़े थे और आपकी 19 सीटें आ गई 17 तक आते आते, और 17 के बाद आप फिर से 22 में अलग लड़े विधानसभा में और आपका केवल एक विधायक, और वो भी ये कहा जाता है कि अपने दम पर विधायक। इसका अर्थ यह है कि कोई निश्चित वोट बैंक जैसी चीज उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद अब नहीं बची है, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी 2017 में बहुत कम वोट पाती है और 22 तक आते आते ये ऐसा अलायंस बनाती है कि अपने इतिहास का सबसे ज्यादा वोट पाती है। कांग्रेस जो एक जमाने में यहां सरकार में थी, कांग्रेस अब ऐसा हो गया कि वहां उनके संगठन तक नहीं दिखते उत्तर प्रदेश में। बीजेपी जो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, उसने अप्रत्याशित ढंग से दूसरी बार विधानसभा में कब्जा कर लिया। फिर किस वोट बैंक की बात की जा रही है? और गौरतलब है कि सवाल यह भी पूछा जाता है कि 2014 के चुनाव में बसपा जब 0 सीट पर आ गई थी और 19 के चुनाव में एक अप्रत्याशित गठबंधन हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन, तो उस गठबंधन के बाद बसपा की 10 सीटें आई और सपा 2014 में भी 5 सीटें थी, 2019 में भी 5 सीटें। तो वोट शिफ्ट का सवाल अगर पूछा जाए तो सपा ये आरोप लगा सकती है कि बसपा का वोट शिफ्ट नहीं हुआ और बसपा ने तो 10 सीटें जीत ली। इसका अर्थ यह है कि इसकी कोई एक कसौटी, एक पैमाना नहीं होता कि कोई समाजवादी पार्टी ये कहे कि बसपा के वोटर ने उन्हें वोट नहीं दिया या बसपा का वोटर ये कहे कि सपा वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया। इसका विश्लेषण इस लिहाज से नहीं किया जा सकता। फिर इस बात को 2024 के इतने अहम चुनाव के पहले कहना कि वोट शिफ्ट नहीं होता, अगर इसी तर्क को सही मान लिया जाए तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उनके पास तो कहने का कोई वोट बैंक नहीं है, अगर बैंक वाली शब्दावली में कहे तो। फिर क्यों गठबंधन किया जा रहा है? क्या आरएलडी के सारे वोट सपा को शिफ्ट हो जाते हैं या सपा के सारे वोट आरएलडी को शिफ्ट हो जाते हैं? फिर भी गठबंधन अगर कोई करता है तो इसका अर्थ यह है कि राजनीति में वो कोई संकेत कर रहा होता है कि किस दिशा में जाएगा। इस बात को समझना जरूर। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि ये चुनाव क्या कोई सामान्य चुनाव है? मैं बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को जब पढ़ता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो मुझे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल की बजाय एक मिशन और मूवमेंट का नाम रहा है। मानवर कांशीराम ने फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार के विचारों को उत्तर भारत में गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया। बामसेफ ने अप्रत्याशित ढंग से एक चेतना पैदा की और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी और एक दलित महिला का मुख्यमंत्री होना देश के सबसे बड़े सूबे में, ये कोई सामान्य परिघटना नहीं है। इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है और उनके कामों ने इस देश की बहुत बड़ी वंचित शोषित आबादी को वो हक हुकूक दिखाया और उतना न्याय दिलाया है जो बिना बसपा की सरकार या सपा की सरकारों, आरजेडी की सरकारों के बिना संभव नहीं था। एक क्रांति और एक मिशन का नाम है बहुजन समाज पार्टी। मगर अगर ऐसे वो इतिहास पलटेंगे, आज इस देश का कोई भी नागरिक अगर सजग है, थोड़ा भी जागरूक है, तो इस बात को बखूबी समझ रहा है कि पहले संविधान बदलने की बात कोई दोयम दर्जे का नागरिक, कोई नेता या कोई बाबा करता था। अब इस देश के प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार लेख लिखकर कह रहा है कि इस देश के संविधान को बदलने की नौबत आ गई। स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को अब हटा देने की जरूरत है। क्या इस खतरे के सामने आप ये कदम उठा सकते हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि इस देश में सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में पूरी तरह बेच करके आरक्षण को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है? आज की तारीख में इस देश में कोई भी नियुक्ति ऐसी नहीं है जिसमें आप ये दावा कर सकते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को उनका हक मिल रहा है। इस देश की सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक जमीनों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है और निजीकरण आरक्षण को पूरी तरह तबाह कर दिया। कोई भी अगर सजग नागरिक है जो संविधान से मोहब्बत करता है, उसको ये खतरे साफ दिख रहे हैं कि यह सब कुछ 2024 में तय हो जाएगा। 2025 में इस देश में वही संविधान होगा या मनुस्मृति वाला संविधान लागू हो जाएगा, इसका निर्णय 2024 के चुनाव में होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। इस देश में कोई सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी और आरक्षण बचेगा या नहीं, इसका निर्णय 2024 के चुनाव में होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। इस देश में लिंचिंग रुकेगी या नहीं, इस देश में दलितों पर अन्याय अत्याचार रुकेगा या नहीं, इस देश में कोई पिछड़ों का हक मारा जाएगा या नहीं, इस देश में जाति जनगणना होगी या नहीं, ये सब कुछ तय हो जाने वाला है कि 2024 का परिणाम क्या होता है। और अगर आप इतने बड़े चुनाव के सामने यह निर्णय लेते हैं कि हम तटस्थ रहेंगे, तो यह निर्णय एक राजनीतिक लिहाज से कहा जाए तो कोई भी निर्णय ले सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी यह निर्णय ले सकती है कि हम भाई दोनों गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसका फायदा अगर आपको हो या भारतीय लोकतंत्र को हो, संविधान को हो, आपकी राजनीति को हो, तो इसका मूल्यांकन अलग होगा। लेकिन अगर आपके तटस्थ रहने का फायदा संविधान के बदलने की बात करने वालों को हो जाए, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेच देने वालों के हाथ हो जाए, अगर आपके इस निर्णय का फायदा इस देश में लिंचिंग और दलित एट्रोसिटी करने वालों पर हो जाए, तो फिर तो आपके निर्णय पर सवाल तो उठेंगे। सवाल पूछे जाएंगे कि अतीत ही अगर देखना है तो मानवर कांशीराम ने 1995 में जाकर फूले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार के मिशन, आंदोलन और क्रांति की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई और एक बार नहीं 3 बार। गुजरात दंगे के बाद बसपा सुप्रीमो खुद गुजरात जाती हैं प्रचार करने। अब ये बात बिल्कुल जायज है कि मानवर कांशीराम ने इस बात को बहुत शानदार तरीके से कहा कि देखो भाई, हमें तुम अवसरवादी मत कहो, हम तो उस तबके की राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसको कभी अवसर ही नहीं मिला। लेकिन हमने जब सरकार बनाई तो हमने अपने दम पर सरकार बनाई, अपने निर्णय लागू किए और वाकई बसपा की सरकारों में जो काम हुए, जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो इस देश के वंचित शोषित जमात को हक हुकूक मिला, वो कभी नहीं मिल पाता अगर बसपा की सरकार न होती। ये बात मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। मगर आज 2022-23 में इस बात का भी मूल्यांकन होना होगा ना कि अगर 1977 में आरएसएस को अपने साथ रख करके जयप्रकाश नारायण और तमाम उस समय के लोगों ने एक वैधता दी, तो उसका लाभ आरएसएस को मिला।
इसी तरह से क्या इस बात का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि मिशन मूवमेंट आज कहां खड़ा है और मनुस्मृति को मानने वाले विचार के लोग कहां खड़े हैं? फिर तो आपको अपने पॉलिटिकल निर्णय का मूल्यांकन करना होगा। जैसे आप सपा को सवाल करते हैं और ये बात बिल्कुल जायज है कि सपा भी आज इतने कमजोर में पहुंच गई है क्योंकि उसने भी, जो मुलायम सिंह यादव कहते थे कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी एक क्रांति का नाम है, वैसे माननीय कांशीराम कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन का नाम है। वो मिशन और क्रांति अगर कहीं कमजोर पड़ रही है और दोनों अगर अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल में पड़ेगा अगर बहुजन समाज पार्टी अलग से चुनाव लड़ती। इसलिए इंडिया गठबंधन के मान चलाने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मायावती जी के साथ बैठ करके इस पर राय करनी होगी कि अगर आप भी भाजपा को हराना चाह रही हैं, क्योंकि आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इस देश के वंचितों शोषितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया, दमन अत्याचार बढ़ते जा रहे, सरकारी संपत्ति बेची जा रही, यानी आप भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। तो यह दोनों अगर चाहते हैं तो दोनों किसी न्यूनतम सहमति पर एक हो सकते हैं कि नहीं? और इंडिया गठबंधन बिना दलित नेतृत्व के अधूरा है, यह भी बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं। मगर उस बातचीत के रास्ते को ही बंद कर दिया जाए, इस बातचीत को इस तरह से कहा जाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि भाई कांग्रेस और सपा एक है, कांग्रेस और आरएलडी एक है, कांग्रेस और हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करने का अर्थ कतई नहीं होगा कि कांग्रेस के सारे बुरे कामों को आपने वैधता दे दी। गठबंधन इसलिए नहीं होता। और अगर इस तर्क से कहा जाए तो 2019 के चुनाव के बाद बसपा के किसी नेता और कैडर को सपा के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं और सपा के किसी नेता या कैडर को बसपा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनाव के गठबंधन के बाद तो सपा और कांग्रेस को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। गठबंधन होते हैं टूट जाते हैं, लेकिन नए रास्ते अगर गठबंधनों के तलाशने होते हैं तो गठबंधन का अर्थ वैधता नहीं होता कि हमने बुरे को, अरे भाई बुरे में से कम बुरे को साथ आपने खड़ा किया अपने को, ताकि अब जो सबसे बड़ा खतरा उससे इस देश को बचा सके, और वो खतरा देश के संविधान को तहस नहस करने का। और अगर राजनीति में ये विश्लेषण और ये गहराई नहीं है तो इसका सीधा फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है और इंडिया गठबंधन को इसका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। पुनर्विचार करना होगा संविधान को लेकर जिसके भी दिल में मोहब्बत है। और मैं जाते जाते एक खूबसूरत बात और कहना चाहूंगा, देश नहीं दुनिया में बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं और लोग उनके मानने वाले बड़े शान से अपने दिल पर लगाकर भारत के संविधान की प्रतियां घर घर ले जाते हैं। संविधान से इस हद दर्जे की मोहब्बत करने वाला कैडर अगर आज भी इस देश में किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है। और अगर बहुजन समाज पार्टी का कैडर संविधान के ऊपर इतने बड़े खतरे के सामने तटस्थ होने का निर्णय ले और अगर इसका लाभ संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने वालों को हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना होगा। और गठबंधन इसलिए नहीं किया जाता कि गठबंधन से आप कमजोर हो जाएंगे और बसपा कमजोर हुई। कल को ये बात तो कह सकते हैं कि सपा कमजोर, सपा वाले कहते हैं कि वो कमजोर हो गए, कांग्रेस कहती है गठबंधन से हम कमजोर हो गए। सब कमजोरी हो रहे हैं तो मजबूत कौन हो रहा है? जो आपसे ज्यादा बड़ा गठबंधन करके भी सरकार बना ले रहा है। अगर आप खतरे को नहीं पहचान रहे, अगर आप अपनी राजनीति में इन चीजों को नहीं समझ पा रहे कि आपके किस कदम का फायदा किसको होने वाला है, तो फिर आपकी राजनीति का एक कड़ा विश्लेषण तो होगा। हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। समर शेष है नहीं पाप का भाग्य केवल ब्यात, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर संविधान विरोधी और संविधान समर्थक का खेमा बना है तो आप अपनी शर्तों पर ही सही, आपको संविधान समर्थक खेमे में खड़ा होना होगा, क्योंकि इतिहास इस बात का भी गवाही देता है कि 80 लोकसभा सीटें न तो अकेले सपा जीत सकती, न तो अकेले बसपा जीत सकती, न तो अकेले कांग्रेस जीत सकती। हाँ, गठबंधन करके भाजपा जरूर जीत सकती। तो जब आप तीनों अकेले अकेले नहीं जीत सकते तो तीनों अपना नाक छोटी और दिल बड़ा करके, और मैं अभी भी कह रहा हूं अगर सपा के साथ, कांग्रेस के साथ बसपा गठबंधन हो तो मायावती जितनी वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश की अगुवाई तो उनके नेतृत्व में होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि अगर ये तीनों एक साथ हो जाएं और एक साझा रणनीतिक कदम उठाएं, तभी आप 80 की 80 सीटें भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने की स्थिति में हैं। और याद है
कि 80 की 80 सीटें अगर बीजेपी हार गई, 50 भी हार गई, तो दोबारा 24 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। और अगर आप 10-5 सीटें 15 सीटें भी जीत गए और यूपी में 50 से 60 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हो गई, तो 25 में संविधान बदलने का उसका सपना पूरा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी बहुजन समाज पार्टी के इस निर्णय पर क्या राय है? इंडिया गठबंधन को आप कौन सी सलाह देना चाहेंगे? और 24 के चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश को आप कैसे देखते हैं? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी, अपने दोस्त शाह आलम के साथ, सत्य के साथ। हमें सूत्र बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो भी आ सकती है इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन उनकी हैं अपनी शर्तें। क्या इंडिया गठबंधन जितनी सीटें बसपा सुप्रीमो मांगेगी, क्या इंडिया गठबंधन दे पाएगा, या यूं ही चलती रहेगी राड और इसका फायदा एनडीए गठबंधन उठाएगा? कृपया कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। सोशल इंडिया टीवी का इस खबर का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं और सोशल इंडिया टीवी को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें। बने रहें शाह आलम के साथ, सोशल इंडिया टाइम्स के साथ, सत्य के साथ। जय भारत, जय हिंद, सत्यमेव जयते।